नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। लेकिन आज की कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इस दौर में इंसान किस तरह से अपनी इज्जत को बचाने के लिए, समाज में उसकी बदनामी ना हो, इससे बचने के लिए घटना को अंजाम दे सकता है, कितना बड़ा अपराध कर सकता है। इतना ही नहीं, अपने दुश्मन को फंसाने के लिए किस तरह से मर्डर की स्क्रिप्ट भी लिख सकता है। दरअसल आज की कहानी, आज का मामला काफी ज्यादा हैरान करने वाला है और उत्तर प्रदेश के जिला संभल से ये पूरा केस सामने आया है और इस कहानी का खुलासा किया है संभल पुलिस के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने, और जिसके बाद अब हर कोई हैरान है और ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर इस कलयुगी दौर में किस तरह से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं इस कहानी के किरदारों और जगह के बारे में आपको बता देता हूं। दरअसल ये पूरा मामला 18 सितंबर का है, जो अभी बीते दिनों पहले निकली है और संभल के केला देवी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और एक गांव यानी सौधन गांव लगता है, वहां पर रहने वाले एक परिवार की ये पूरी कहानी है। और इस कहानी के अंदर जो सबसे पहला किरदार है वो है एक नाबालिग युवती, जिसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल के करीब बताई जा रही है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसको 2 गोली मारी गई है, एक सिर में और एक सीने में, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार उस युवती का बड़ा भाई है, जिसका नाम नीरज है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार उसका छोटा भाई है, जिसका नाम विनीत है। कहानी में किरदार उसकी माँ है, उसका मामा है और उसका प्रेमी रिंकू है। ये कहानी शुरू होती है तकरीबन आज से 6 महीने पहले। अब सौधन का ये परिवार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के ही कड़कड़ मॉडल में तकरीबन 15 साल से रह रहा होता है। माता पिता जो होते हैं वो इसी जगह पर रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं और अपने परिवार को चला रहे होते हैं। भाई जो हैं वो गांव में भी रहते हैं और कभी उनका गाजियाबाद आना जाना लगा रहता है। और इसी गांव का जो नौकर होता है उनका, जो उनके साथ काम कर रहा होता है, रिंकू, वो भी गाजियाबाद के अंदर ही रह रहा होता है। अब तकरीबन आज से 6 महीने पहले के करीब ये मामला सामने आया था कि रिंकू और उस युवती में, जिसकी अभी 18 सितंबर को गोली मारकर हत्या की गई है, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। और काफी लंबे समय से इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, अवैध संबंध थे इनके और ये काफी ज्यादा एक दूसरे को पसंद किया करते थे। और लड़की जो है उस लड़के के साथ आज से तकरीबन 6 महीने पहले फरार हो गई थी, यानी चली गई थी। मगर जब उस लड़की के परिवार वालों को ये पूरा मामला पता चला और उन्हें पता चला कि लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा है और वो उस लड़के के साथ चली गई है, तो उन्होंने रिंकू के खिलाफ और उसके मामा के खिलाफ मुकदमा पुलिस में लिखवा दिया और अपहरण और दुष्कर्म का ये केस लिखवाया गया। अब उस वक्त दोनों को पुलिस ने ढूंढ लिया, जिसके बाद युवती को परिवार के हवाले कर दिया और उस रिंकू को जेल हो गई। वो सलाखों के पीछे चला गया। अब परिवार के अंदर सब कुछ ठीक हो गया था, रिंकू जेल चला गया था और लड़की गाजियाबाद में अपने माता पिता के पास रहती थी, स्कूल में पढ़ा करती थी, तो वो गाजियाबाद ही रह रही थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उस लड़की का फिर से प्रेम प्रसंग हो जाता है और वो किसी और गाजियाबाद के युवक के साथ हो जाता है और उसके साथ भी उसका काफी ज्यादा रिश्ता बढ़ने लगता है। अब इस बात के बारे में, यानी इस रिश्ते के बारे में उसके परिवार को फिर से पता चल जाता है कि हमारी लड़की गलत संगत में है और उसका फिर से प्रेम प्रसंग हो गया। लेकिन इसी बीच रिंकू की जेल से रिहाई हो जाती है, वो जमानत वगैरह पर छूटकर जेल से बाहर आ जाता है। जेल से जब वो बाहर आ जाता है तो लड़की गाजियाबाद में होती है। मगर एक दिन करीब 17 सितंबर के करीब में लड़के, जो बड़ा भाई होता है लड़की का, नीरज, उसका फ़ोन जाता है उसके पिता के पास में और वो पिता को फ़ोन करके बताता है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है और आप जो है माँ बहन को घर पर भेज दीजिए। अब जो उसका लड़की का
यानी नीरज का जो पिता होता है वो अपनी बीवी को और लड़की को जो है संभल रवाना कर देता है, बस में बिठाकर भेज देता है। अब बस में जब भेजता है तो शाम के करीब काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। अब गाजियाबाद से तकरीबन 3-4 घंटे का समय लग जाता है संभल पहुंचने के लिए, तो रात हो जाती है पहुंचते पहुंचते। अब जैसे ही वो संभल पहुंचते हैं तो लड़की जो है वो फ़ोन करती है अपने भाई को कि भाई मैं आ चुकी हूँ। अब काफ़ी देर तक उसका भाई जो है वो उन्हें बस रोड पे ही खड़ा करके रखता है और आने में उससे काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन जब समय लगता है तो इसी बीच लड़की को शंका हो जाती है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अब लड़की का भाई आ जाता है, लड़की को बाइक पे बिठाता है और अपनी माँ को भी वो बाइक पे बिठाता है और जैसे ही अपने गांव सौधन की तरफ चलता है तो भमोरी पट्टी एक एरिया लगता है इसी इलाके में। यहाँ पर 2 लोग आते हैं नकाब पहनकर और वो गाड़ी से उतरते हैं और सीधा लड़की के बाल पकड़कर खींचने लगते हैं, जिसमें लड़की के बाल वगैरह भी टूट जाते हैं। और ऐसे ही एकदम मौके पर उसमें से एक युवक अवैध तमंचा या फिर पिस्टल निकालता है और एक लड़की के मासी यानी सर में गोली मारता है और उसके बाद एक उसके सीने में गोली मारता है और लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। तुरंत वो गोली मारने वाले युवक दोनों वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। अब उसका भाई काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, उसकी माँ वहाँ पे बिलखने लगती है कि आखिर मेरी लड़की को कोई मार गया। पूरे गांव में मामला जो है वो पहुंच जाता है। तुरंत आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को इत्तला की जाती है। संभल पुलिस एकदम एक्शन मोड में आती है और घटना स्थल पर पहुंचती है। वहाँ जाकर देखती है कि वाकई में यहाँ पर तो मर्डर हो गया है। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में अपनी छानबीन करना शुरू करती है। अब हर कोई हैरान परेशान, पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ी हुई कि आखिर इस तरह की इलाके में कैसे घटना हुई, कैसे कोई एक 15-16 साल की लड़की को गोली मारकर चला गया। संभल एसपी जो होते हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, वो इस केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं क्योंकि अभी उनका ज़िले में नया पोस्टिंग हुआ है। वो किसी भी तरह से मामले को सुलझाना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि आखिर उनके इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो सकती है। अब पुलिस के घर वालों के पास जब जाती है तो पूछती है उनसे कि भाई तुम्हें किस पर शक है, किस पर शक नहीं है। तो उसका जो भाई होता है नीरज, वो रिंकू और उसके मामा पर इल्ज़ाम लगा देता है। जिन पर उन्होंने पहले इल्ज़ाम लगाया था दुष्कर्म का और अपहरण का, फिर से इल्ज़ाम लगा देता है कि भाई मेरी बहन को रिंकू ने और उसके मामा ने ही मारा है और हमसे बदला लिया है और मैं जो है पूरी तरह से जानता हूं कि इस तरह की हरकत जो है वो रिंकू ही कर सकता है। अब पुलिस रिंकू के पास में पहुंचती है, उसके मामा को भी उठा लेती है। अब उठाने के बाद दोनों से काफ़ी ज़्यादा पूछताछ की जाती है तो पता ये भी चलता है कि जिस दिन हत्या हुई है लड़की की, उस दिन तो रिंकू के पिता का भी निधन हो गया था किसी कारणवश। अब पुलिस काफ़ी ज़्यादा इस मामले के अंदर जांच पड़ताल कर रही होती है, लेकिन जब जांच पड़ताल कर रही होती है तो पुलिस को ये पता चल जाता है कि रिंकू और उसका मामा इस बार इस पूरे मामले में दोषी नहीं है, यानी उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब एसपी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस केस पर विचार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, कई तरीके से वो जांच करते हैं और फिर वो तुरंत एक टीम को जो है गठित करते हैं। संभल सीओ और संभल एसएसपी की अगुवाई में ये टीम गठित की जाती है और इस पूरे मामले की फिर से अपने तरीके से वो जांच करते हैं, क्योंकि परिवार तो हमेशा पुलिस को ऐसे दिखा रहा है कि जैसे न जाने क्या हो गया और किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई है और उनकी बहन को मारा गया। यानी एक तरह से पुलिस को हमेशा परिवार यही बताता था कि रिंकू ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन एसपी अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच करते हैं। सीसीटीवी फुटेज तमाम तरह से चेक किए जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज जगह जगह की चेक की जाती हैं कि लड़की कहाँ से उतरी, कब कहाँ पहुँची, किस वक्त पहुँची। तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद और भी इस एंगल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन फिर पुलिस क्या करती है कि उस परिवार के जो लड़का होता है, जो नीरज होता है, वो क्या होता है कि वो जब हत्या हुई होती है तो पुलिस को यह पता चलता है कि वो गाजियाबाद वापस चला गया
अब ऐसे में पुलिस को थोड़ा सा शक हो जाता है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। अब जब अपने एंगल से जांच करने लगती है तो पुलिस क्या करती है कि उसके परिवार में से उसके भाई को ही उठा लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है कि हाँ भाई किस तरह से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है, अब हर कोई जानता है कि अगर पुलिस अपनी पर आ जाए तो बाल की खाल भी निकाल लेती है। तो उस जांच के अंदर वो परिवार टूट जाता है और फिर दो लड़की के दोनों भाई जो होते हैं, विनीत और उसका भाई नीरज, दोनों बताते हैं कि हमने मिलकर ही अपनी बहन को मारा है और हमने ही उसकी गोली मारकर हत्या करवाई है और एक भाई ने उसकी हत्या की है। अब पूछा जाता है उनसे कि भाई तुमने इस तरह की वारदात को क्यों अंजाम दिया, क्यों यह हत्या की गई। तो फिर वो भाई बताता है उसका कि हमारी जो बहन थी उसकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और ऐसी हरकतें उसकी हो गई थी जो समाज के लिए सही नहीं थी। उसकी हरकतों के कारण हमारा काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो रही थी, हमारा नुकसान हो रहा था, हमें कई तरह के ताने झेलने पड़ रहे थे। क्योंकि पहले वो रिंकू के साथ उसका प्रेम प्रसंग था तो वो रिंकू के साथ चली गई थी आज से तकरीबन 6 महीने पहले, और जब रिंकू जेल गया था तो उस बीच उसका जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था जिसका ये परिवार को पता चल गया था। ये पूरी कहानी जो है वो बताते हैं। फिर बताते हैं कि रिंकू पर भाई इस तरह का आरोप क्यों लगाया तुमने, तो बताते हैं कि हम रिंकू से यानी बदला लेना चाहते थे और हम अपना जितना भी हमने जो भी ये काम किया है हम इसका सारा आरोप रिंकू पर इसलिए डाल रहे थे क्योंकि रिंकू पहले से ही हमारी बहन के मतलब साथ में था और इसकी हम पहले भी एफआईआर करा चुके थे। यानी हम एक तरह से पुलिस को गुमराह कर रहे थे, इसलिए हमने ये पूरी मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी। अब इस पूरी कहानी में नीरज, विनीत और माँ और मामा हर कोई शरीक था क्योंकि सबने मिलकर ये प्लान किया था कि किस तरह से लड़की को मारना है और किस तरह से सारा आरोप रिंकू पर मर देना है। क्योंकि जो पिस्टल लाई गई थी वो मामा के गांव से लाई गई थी जो कि नीरज लेकर आया था और मामा भी इस केस के अंदर पूरा शरीक था क्योंकि वो ही अपने भांजे को गाड़ी में बिठाकर लेकर आया था और दोनों ने साथ में मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। यानी अपनी इज्जत को बचाने के लिए समाज में पूरे परिवार ने इस तरह की स्क्रिप्ट लिखी और अपनी खुद की ही बेटी को एक माँ ने मरवा दिया, एक भाई ने मार दिया, एक मामा ने अपनी भांजी का कत्ल करवा दिया सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए। और लड़की को जो मारा वो लड़की के भाई ने मारा जो कि उसका सगा भाई था। तो ये पूरा मामला आप सबके सामने आ चुका है। लेकिन ये कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और आप किस राज्य से, किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट ज़रूर करना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।